दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसे पूरे देश में पूरे हर्षोल्लास से मनाया गया। लेकिन राम एक व्यक्तित्व के रूप में, एक ईश्वर के रूप में या फिर एक नायक के रूप में भारत में ही लोकप्रिय नहीं है, बल्कि उनकी मान्यता विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में है। वो कौन सा कालखंड था और वो कौन से क्षेत्र थे जिससे रामायण की लोकप्रियता विश्व के अन्य अन्य क्षेत्रों में हुई? यही इन न्यूज में आज हमारा टॉपिक होगा। हमारे टॉपिक का नाम होगा रामायण भारत से बाहर कैसे लोकप्रिय हुई। सबसे पहले देखते हैं कि आज के टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के क्या बिंदु होंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि एशिया में रामायण किस तरह से लोकप्रिय हुई और कब हुई, वे कौन से कारक थे। इसके बाद देखेंगे कि एशिया से बाहर किस कालखंड में रामायण लोकप्रिय हुई और क्या कारक थे उसके पीछे। अंत में आपके लिए एक प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है ये आईएएस की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 और 2 से जुड़ता है। उसके इतिहास और संस्कृति जैसे खंडों से जोड़ करके देख सकते हैं प्रश्न पत्र 1 के, और दूसरे भारतीय डायस्पोरा जैसे खंडों से जोड़ करके आप उसे देख सकते हैं। सबसे पहले आपके लिए एक सूचना है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपके लिए दृष्टि संस्थान एक उपहार लेकर आया है। उपहार क्या है कि लाइव ऑनलाइन, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की जीएस फाउंडेशन कोर्स से संबंधित आपके लिए एक डिस्काउंट है। डिस्काउंट 40% का होगा। पूरा जीएस फाउंडेशन कोर्स आपके लिए 60,000 की राशि में उपलब्ध होगा और ये आप 4 किस्तों में भी भुगतान इसका कर सकते हैं। ये ऑफर आपके लिए 21 से 25 जनवरी तक जारी रहेगा। ये भुगतान आप 4 किस्तों में, पहली किस्त और दूसरी किस्त 20-20 हजार रुपए में और तीसरी और चौथी किस्त के रूप में 15-15 हजार रुपए जमा करा करके इस किस्त का आप लाभ उठा सकते हैं और 40% का इस पर आपको डिस्काउंट दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के इस सुविधा का पूरी तरह से लाभ उठा सकते हैं। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि रामायण का प्रसार एशिया में किस प्रकार से हुआ। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में ये प्रसार हुआ। ये प्रसार किसने किया? ऐसे सामान्य तौर से व्यापारी जो सोने के व्यापार में या सुगंधित लकड़ी जैसे चंदन के लकड़ी के व्यापार में या मसालों के व्यापार में एशिया के अलग अलग क्षेत्रों में जाते थे, जैसे जावा में, सुमात्रा, इंडोनेशिया के जो द्वीप हैं, मलाया द्वीप में जाते थे। उन्होंने इन क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में रामायण का प्रसार किया। यह प्रसार एशिया की प्रारंभिक शताब्दियों में हुआ और भारत के अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोग भिन्न कारणों से अलग अलग क्षेत्रों में गए। मुख्यतः 3 क्षेत्रों की आप पहचान कर सकते हैं। जैसे उत्तरी क्षेत्र में भूमि मार्ग से पंजाब और कश्मीर से चीन, तिब्बत और पूर्वी तुर्किस्तान में जाने वाले व्यापारियों द्वारा रामायण का प्रसार किया गया, उसका प्रचार किया गया। उसी तरह से समुद्र मार्ग की बात करें अगर समुद्री मार्ग से, तो गुजरात और दक्षिण भारत से इंडोनेशिया के वर्तमान जावा, सुमात्रा और मलाया, जहां पर मलेशिया और सिंगापुर स्थित है, उन स्थानों पर रामायण का प्रचार किया गया। भूमि मार्ग एक और स्थित था जिसको हम पूर्वी मार्ग के नाम से भी जानते हैं, जहां पर बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत से बर्मा यानी म्यांमार, थाईलैंड और लाओस में रामायण का प्रचार किया गया। वहीं 2 क्षेत्र ऐसे थे दक्षिण पूर्व एशिया के जहां पर रामायण का प्रसार दक्षिण भारत के साथ साथ पूर्वी भारत के साथ साथ यानी पूर्वी मार्ग के साथ साथ जावा, जहां पर दक्षिण भारत से रामायण का प्रसार हुआ था, उसका प्रभाव रहा। ये 2 क्षेत्र कौन से थे? एक वियतनाम का क्षेत्र था और एक कंबोडिया का क्षेत्र था। इसके प्रभाव आपको पूरे दक्षिण पूर्व एशिया और एशिया के अन्य क्षेत्रों पर देखने को मिलेंगे, जहां आपको रामायण के स्पष्ट चिन्ह दिखाई देते हैं। जैसे थाईलैंड का अयुत्या साम्राज्य, जिसने शासन किया 1351 से लेकर 1767। इनका जो पूरा साम्राज्य था वो रामायण की अयोध्या पर ही आधारित था। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण एक और है। आपने नाम सुना होगा कंबोडिया का अंगकोर वाट मंदिर, जो 12वीं शताब्दी का मंदिर है, भगवान विष्णु को समर्पित है। लेकिन इसकी दीवारों पर यानी इसमें जो भित्ति चित्र बने हुए हैं उस पर रामायण को चित्रांकित किया गया है। रामायण के भित्ति चित्र आपको उस पर देखने को मिलेंगे। अगर वर्तमान में भी इन देशों में देखा जाए तो थाईलैंड का जो राष्ट्रीय महाकाव्य है वो रामाकियन है और ये रामाकियन वस्तुतः रामायण का ही एक संस्करण है। तो
इसी प्रकार से जो थाईलैंड के वर्तमान चक्रवंशी राजा हैं उनके नाम भी राम के नाम पर ही आधारित हैं। एक और महत्वपूर्ण उदाहरण वर्तमान में अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो लाओस देश से देखने को मिलेगा, जहां पर फराराम की जो स्पेलिंग होगी वो इस तरह से होगी, फराराम वस्तुतः लाओस का राष्ट्रीय महाकाव्य है और इसको फराराम को भी रामायण का एक संस्करण माना जाता है। उसी तरह से लाओस में ये बात प्रचलित है कि गौतम बुद्ध, क्योंकि आप जानते हैं कि लाओस एक ऐसा देश है जहां पर बौद्ध धर्म वर्तमान में ज्यादा प्रचलित है, तो गौतम बुद्ध का जो पिछला अवतार माना जाता है वो फराराम को माना जाता है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की मान्यताओं के साथ इन देशों में रामायण प्रचलित हुई। जैसे दक्षिण भारत से जब दक्षिण पूर्व एशिया के अलग अलग देशों में रामायण का प्रसार हुआ तो उस पर कंबन की रामायण का, जो तमिल भाषा में कंबन ने रामायण को रचित किया था, उसका ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। तो इस प्रकार से अलग अलग देशों में जो रामायण का प्रसार हुआ वो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में रामायण के विभिन्न रूप जो प्रचलित थे उससे प्रचार हुआ और इसमें एक भिन्नता भी इस कारण से देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं कि एशिया के बाहर जो प्रसार हुआ वो किस तरह से हुआ। इस प्रसार का जो समय था वो 19वीं शताब्दी थे और 19वीं शताब्दी में इसके जो वाहक थे रामायण के प्रचार के अलग अलग क्षेत्रों में वो गिरमिटिया मजदूर थे। आप जानते होंगे कि 19वीं शताब्दी में गुलामी व्यवस्था का अंत हुआ और अफ्रीका और अमेरिका के अलग अलग क्षेत्रों में प्लांटेशन खेती के लिए, रोपण की खेती के लिए बहुत बड़े स्तर पर मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। इसके कारण ब्रिटिश भारत से भी गरीब लोगों को, गरीब तबके को, बहुत बड़े स्तर पर जो कमजोर वर्ग था, ब्रिटिश भारत से इन देशों में, अफ्रीका के देशों में, अमेरिका के देशों में मजदूरी करने के लिए भेजा गया और वो जिस कॉन्ट्रैक्ट पर, जिस एग्रीमेंट पर साइन करते थे उसी को गिरमिटिया कहा जाता है। एग्रीमेंट का ही अपभ्रंश वस्तुतः गिरमिटिया कहला जाता है। और इन देशों में जाने वाले जो ये हमारे देश के मजदूर थे, जो गिरमिटिया मजदूर कहलाते थे, इनके पास अपना कोई सामान नहीं होता था और ये वस्तुतः मुख्यतः उत्तर प्रदेश और बिहार से थे। तो इनके पास केवल एक ही होती थी कि इनके पास मौखिक रूप में रामचरितमानस थी और यही कारण है कि इनके पास अपने आप को राहत देने के लिए या अपनी पुरानी यादों को संजोए रखने के लिए या अपनी मातृभूमि के प्रतीक के रूप में केवल और केवल रामचरितमानस थी। इसलिए जिन भी देशों में पहुंचे ये, चाहे वो फिजी हो, मॉरिशस हो, साउथ अमेरिका का गुआना हो या ट्रिनिडाड एंड टोबैगो हो, सूरीनाम हो, वहीं पर इन गिरमिटिया मजदूर और इनके आने वाली पीढ़ियों ने रामचरितमानस का प्रचार किया, रामायण का प्रसार किया और इन देशों में भी रामायण के स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसी में एक महत्वपूर्ण लेखक हैं जो गिरमिटिया मजदूर के परिवार में पैदा हुए थे, वीएस नायपॉल, जिनको नोबेल पुरस्कार से भी, साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके लेखन पर भी आप कहीं ना कहीं उनके लेखन में लगातार रामायण के प्रसंग देख सकते हैं। तो आने वाली पीढ़ियां जब अलग अलग क्षेत्रों में गई तो उन्होंने भी अपने लेखन के माध्यम से या रंगमंच के माध्यम से या नाट्य के माध्यम से रामायण का प्रसार किया और इस तरह से दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में रामायण का प्रसार हुआ। वर्ष 2017 में रामनवमी के अवसर पर भारत ने मॉरिशस रामायण केंद्र परिसर के विस्तार और नवीनीकरण के लिए एक बड़ी धनराशि भी उपलब्ध कराई और साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि फिजी की देशी भाषा में भी रामायण का अनुवाद हो चुका है, तोकेई भाषा में इसमें प्रसार हो चुका है। तो अलग अलग देशों में रामायण के प्रसार के अलग अलग तत्व आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें और अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न रूपों में रामायण का प्रसार एशिया और एशिया के बाहर के क्षेत्रों में हुआ और रामायण लोकप्रिय हुई। राम एक व्यक्तित्व के रूप में, एक नायक के रूप में और एक ईश्वर के रूप में यहाँ पर प्रचलित हुए, लोकप्रिय हुए। अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रों या देशों में ईसा की आरंभिक शताब्दियों में रामायण का प्रसार हुआ? जावा, मलाया, थाईलैंड या कंबोडिया? आपके ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 3, 4 या 1, 2, 3, 4 सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स,
अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।